दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ हमारे YouTube चैनल गूगल क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट स्वरण। आज हम शुरू करें वेक्टर्स टॉपिक, जो कि काफ़ी वास्ट और काफ़ी इन डेप्थ समझने वाला चैप्टर है। बट मैं इसको कन्वेंशनल क्लासिकल तरीके से एज अ 12th क्लास ग्रेडर और एज अ 11th क्लास ग्रेडर ना डील करके आपको थोड़ी सी चीज़ें बीच में कुछ स्किप भी करूंगा जो मुझे लगेंगी कि रिलेटिवली नहीं है उतनी ज़रूरी कंपटीशन के हिसाब से। हालांकि वो हार्ड कोर कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन में स्किप करूंगा जो मुझे अपने पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, टीचिंग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लग रहा होगा कि ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है जेकेएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो रेस्ट एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन डेप्थ। और अगर आप हमारे साथ हमारी वेक्टर्स की सीरीज में भी बने रहते हैं, सो आई प्रॉमिस यू ऑल, आप सिंसियरली अगर चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपके लिए वेक्टर्स विल नॉट बी anything more than a simple cakewalk. Okay, so let's begin with a very simple definition of vectors. पहले मैं वेक्टर्स की डेफिनेशन आपको अपने तरीके से बताऊंगा सिंपल, बाद में उसकी इंग्लिश आप देखते रहना। मैं आपको स्लाइड्स भी शो कर दूंगा जिन लोगों को ज़्यादा क्रेज रहता है कि उनको नोट्स बनाने हैं, स्क्रीनशॉट लेने हैं। सो क्योंकि मैं अपना चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करता, सो इट्स क्वाइट इजी कि आप क्या नोट्स बना पाओ चीज़ों के। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब मैं बोलूँ तो आपको केवल समझने पे फोकस होना चाहिए। जो मैं लिख रहा हूँ वो कई बार बहुत क्लियर नहीं होता, क्योंकि आपको पता है मेरी हैंड राइटिंग इज नॉट सच दैट सब लोग उसको पढ़ पाए। ओके, सो आपको सुनना है एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से। सो पहली चीज है वेक्टर। ठीक, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वेक्टर। सो पहला ही क्वेश्चन जो एमसीक्यू बनता है, जिसकी मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी आने की, डायरेक्ट इसके फंडामेंटल डेफिनेशन के ऊपर ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। बोलेंगे विच वन ऑफ दीज इज अ वेक्टर, या फिर ये बोल देंगे विच वन ऑफ द गिवन 4 ऑप्शन इज नॉट अ वेक्टर। ठीक है, तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वेक्टर्स पहचान में आनी चाहिए। तो मैं सरल शब्दों में बोलूँ तो वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड, या फिर इसको बोल सकते हो वैल्यू। ठीक है, या फिर इसको हिंदी में बोल सकते हो मान। ठीक है, तो वेक्टर वो चीज़ है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है एंड और के साथ होना चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए। सो कई लोग डायरेक्शन को, जैसे हम बोलते हैं वेक्टर्स में डायरेक्शन होनी चाहिए, सो उनको लगता है डायरेक्शन का मतलब केवल नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये सब चीज़ें ही होती हैं। बट ऐसा नहीं है। डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे बहुत क्लियरली आपको बोल दूं, जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो बचपन से आप सीखते आ रहे हो, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ, वो ढेर सारी डायरेक्शन जो पॉसिबल है वो तो है ही है। अदर देन दैट डायरेक्शन का मीनिंग और भी हो सकता है। डायरेक्शन मतलब सेंस भी हो सकती है। अब सेंस का मतलब लोग सोचते हैं नॉन सेंस या कॉमन सेंस वाला सेंस, बट ये कौन सी सेंस है? ये मैथमेटिक्स की सेंस है, इंजीनियर लोगों की सेंस है। तो इसको या तो बोल सकते क्लॉकवाइज, ओके, या फिर एंटी क्लॉकवाइज, या फिर इसको आप सेंस का मतलब समझ सकते हो कि डिग्री ऑफ रोटेशन, टू बी वेरी प्रिसाइज डिग्री ऑफ रोटेशन। ओके, सो जैसे कि और बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ रोटेशन का मतलब क्या होगा, जैसे बोलते 30 डिग्री 45 डिग्री। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ 45 डिग्री, बट किसी रेफरेंस के 45 डिग्री अगर बोल रहे हैं तो फिर रेफरेंस होना चाहिए, जैसे मान लो फ्रॉम एक्स, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर किसी फिक्स रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको किसी चीज का मोशन का डायरेक्शन कुछ एंगल दे रखा, तो वो भी वेक्टर की डायरेक्शन में काउंट हो सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स प्रोजेक्ट करूंगा आपके सामने, सो आप चीजों को और मैग्नीफाइड वे में और क्लियर वे में समझ पाएंगे। सो ये थी वेक्टर्स की डेफिनेशन। ओके, मैं आपको यहीं पे एग्जांपल दे देता हूँ। मान लेते हैं कि ऐसे फोर्स है, फोर्स इज अ वेक्टर। किसी चीज पे आप फोर्स लगाते हुए, कोई आदमी है, आपने उसको धक्का दिया, पुश किया, पुश एंड पुल, पुश और पुल, इनफैक्ट पुश एंड पुल भी बोले, वो भी एग्जैक्ट है। तो आप किसी को पुश करते हो, आपने फोर्स अप्लाई करी। फोर्स एक वेक्टर है, क्यों वेक्टर है? वेक्टर को अपन शो करते हैं जिसपे आपको फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल ऑफ फोर्स। तो अगर फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि वेक्टर है, तो वेक्टर की निशानी क्या रहेगी, क्या सिंबल रहेगा उसके हेड के ऊपर, उसके मतलब ऊपर अपन
एरो हेड लगा लेते हैं, ठीक है, इस तरह का एरो लगा लेते हैं। कई बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा जाता है, सिंपली एफ और एक लाइन लगा दी जाएगी। इसको भी आप वेक्टर का नोटेशन समझ सकते हो। अब फोर्स लगा रहे हो, कुछ वैल्यू होगा फोर्स का, मान लो आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, किसी एक डायरेक्शन में लगाया, जैसे यहाँ पे मान लियो इनवेस्ट लगाया, सो इनवेस्ट क्या है, डायरेक्शन हो गया, ठीक है, और 10 न्यूटन क्या है, वैल्यू हो गया उसका। सो फोर्स में वैल्यू भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, इसलिए फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके फाइन। सो सेकंड एग्जांपल है सपोज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, जैसे आप सपोज करो जम्मू टू पठानकोट जाते हो, ओके, क्या बोला और कैसे गए, सपोज करो शॉर्टेस्ट पाथ से गए, ऐसे नहीं कि सड़क से घूम के गाड़ियों से चले गए। सिंपल आपने नक्शा उठाया, मैप, ये जम्मू प्लॉट किया, ये पठानकोट है, लीस्ट टाइम है, मान लो इतना क्रूशियल कोई आपको प्लान एग्जीक्यूट करना है, कोई ऑपरेशन करना है, तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाना है ताकि मिनिमम पाथ फॉलो करो। सो अपन बोलेगा हम डिस्प्लेस हुए हैं कहाँ से कहाँ तक, हमने यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कर दिया यहाँ तक, ठीक है। तो क्या बोला जाएगा, मान लो ये दूरी सपोज 80 किलोमीटर बनती है, ठीक है, दूरी तो बोलना तो नहीं एग्जैक्ट रहेगा, बट बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट अगर 80 किलोमीटर बनता है, तो बोलेंगे हमारा डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हुआ, जम्मू टू पठानकोट। तो कैसे बोले मैं 80 किलोमीटर, वी गॉट डिस्प्लेस्ड, हम डिस्प्लेस हो गए कितना, 80 किलोमीटर, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम जम्मू टू पठानकोट, ठीक है। जम्मू टू पठानकोट क्या डायरेक्शन शो कर रहा है, 80 क्या वैल्यू शो कर रहा है, किसका वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। डिस्प्लेसमेंट को मैं शो करता हूँ स्मॉल डी से। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर आप करते हो, ये 2D हो गए, समझ लेना, एक डिस्प्लेसमेंट का डी है, तो इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। तो क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम जो है वो वेक्टर नहीं है, वो स्केलर है, उसका केवल मैग्नीट्यूड है, तो इसलिए वेलोसिटी कैसा हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। फाइन। सो ऐसे ये चीज़ें मैं डायरेक्टली अब लिख रहा हूँ, जो बाकी वेक्टर क्वांटिटीज है, वेलोसिटी, फाइन, या फिर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डीवी अपॉन dt, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, न्यूमरेटर यहाँ पे वेक्टर हो गया, डिनोमिनेटर स्केलर है, तो वेक्टर अपॉन स्केलर क्या हो गया, अगेन वेक्टर, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे मानो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कितनी मैग्नेटिक वेव्स पास कर रही हैं किसी गिवन एरिया में इन अ गिवन डायरेक्शन, तो उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्योंकि आप डायरेक्शन भी डिफाइन कर रहे हो, नंबर ऑफ वेव्स मतलब उसका वैल्यू भी डिफाइन कर रहे हो, तो ये भी कैसा हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। सो ये कुछ एग्जांपल वेक्टर्स के थे। अब दूसरी टर्म को समझते हैं, स्केलर, ठीक। तो स्केलर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो स्पेसिफिक या फिर नो डिफाइंड डायरेक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे सपोज करो मास होता है 5 kg, मास है किसी ऑब्जेक्ट का, कोई डायरेक्शन नहीं है, वो उसके अंदर 5 kg मटेरियल है, केवल वैल्यू वैल्यू है, नो डायरेक्शन। सेकंड एग्जांपल है, सपोज हम कहते हैं फ्रॉम जम्मू टू से गुड़गांव, आप बोल रहे हो दूरी कितनी है दोनों जगह की, सपोज हम कहते हैं 620 किलोमीटर, ये हमने कोर्स में लिखा है यहाँ पे बाई रोड, सड़क से जाए तो इतनी दूरी है, बट यहाँ पे कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं है, जम्मू से गुड़गांव जाओगे तो भी दूरी इतनी है, गुड़गांव से जम्मू जाओगे तो भी इतनी है, तो ये केवल वैल्यू बता रहा है कि दूरी है कितनी, कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा कि ये बंदा यहाँ से मूव करा है, या मूवमेंट की बात नहीं है, केवल दूरी दूरी बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पे बोलेंगे ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, और इस क्वांटिटी को, इस दूरी को क्या बोलते हैं अपन, डिस्टेंस। तो स्केलर क्वांटिटीज मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, एग्जांपल भी आपको और बता देता हूँ इसकी कुछ, जैसे मान लो टेम्परेचर है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर, कोई डायरेक्शन नहीं है, केवल टेम्परेचर इतना डिग्री सेल्सियस है तो इतना है बस। या फिर हम बोले डेंसिटी, का कितना घनत्व है वो, उसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं है। या फिर हम बोलते हैं टाइम, कोई डायरेक्शन नहीं है। या फिर हम बोलते हैं मान लो केवल मैं इतना ही लिखूं अगर कि 40 डिग्री,
ठीक है, 40 डिग्री इतना सा लिखा है, तो किसके रिस्पेक्ट में 40 डिग्री और नहीं डिफाइन किया गया हुआ, और केवल इतना सा ही लिख दिया मैंने कि 40 डिग्री रोटेशन हुआ है, तो ये भी कैसा है, स्केलर है, फाइन, एटसेट्रा, और काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट ये मैंने कुछ जो याद आया वो बता दिया आपको। बाकी चीज़ें आपको देखनी है जो आपके एग्जाम में रहेगा, उसका नेचर समझना है कि वहाँ पे वो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो भी है उसकी डायरेक्शन है तो वेक्टर है, अगर केवल वैल्यू वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, तो फिर वो स्केलर है। इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं, वेक्टर और स्केलर के बिना उनको टेंसर्स बोला जाता है, बट वो जेके एसएसबी के सिलेबस में किसी भी तरह से नहीं आती दिखती मेरे को। ठीक है, सो उन कॉन्सेप्ट को नहीं डिस्कस कर रहे, केवल वेक्टर्स बोले थे, मैंने स्केलर भी टच कर लिए क्योंकि चांसेस हैं कि स्केलर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ अपन अब डिस्कस करते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो अब हम बोल रहे हैं वेक्टर में क्या होता है, वैल्यू होता है और कुछ उसका डायरेक्शन होता है। पोजीशन वेक्टर का मीनिंग ये हो गया, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। सो सपोज कहीं किसी कार्टेशियन प्लेन में जैसे ये दो एक्सिस बना ली, एक थर्ड एक्सिस और बना लेता हूँ, जेड एक्सिस। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और ये जेड एक्सिस है, इस तरह से ये बाहर आ रही है प्लेन के, सो मैं इसको प्रोजेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि हमारा जो स्क्रीन है वो भी 2D है। ये समझाने के लिए मैंने आपको ये डॉट शो कर दी। ठीक, और ये जेड एक्सिस, ये ओरिजिन 0 0 0 पॉइंट सपोज ओ है। ठीक, यहाँ से कोई चीज जो डिस्प्लेस होती है, किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है, कोई आदमी हो सकता है, और यहाँ जाके पॉइंट पी पे स्टॉप करता है। में कहीं भी स्पेस में कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट सपोज करो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है। ठीक है, तो अगर ये दूरी अपने को निकालनी है, सो हम जैसे कि 2 डायमेंशन में निकाला करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी अगर निकालना होता है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है। लाइकवाइज यहाँ पे अगर आप निकालोगे, सो ओपी की जो लेंथ आएगी, यहाँ मैं लिखता हूँ ओपी, यहाँ मैं एरो लगाता हूँ यहाँ से यहाँ, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक मूव किया और किस डायरेक्शन में गया उस डायरेक्शन को दिखाने के लिए मैंने एरो लगा दिया कि ओ टू पी मोशन हुआ है। ओ इज इनिशियल पॉइंट जहाँ ऑब्जेक्ट पहले था, सो इनिशियल पॉइंट ओ से मूवमेंट होकर के फाइनल पॉइंट पी पे, पी क्या हो गया फाइनल पॉइंट, वहां पे ऑब्जेक्ट पहुंच गया। तो कितना मोशन हुआ, मतलब ये जो वेक्टर ओपी है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, उस मैग्नीट्यूड की वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो उसको ऐसे शो करते हैं मॉड लगा के, कि केवल वैल्यू वैल्यू बतानी है तो कितनी आएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 2 बार पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। डेरिवेशन ना कोई पूछने वाला है आपसे, ना कोई पूछ सकता है एक एमसीक्यू टाइप के पेपर में, तो जस्ट आपको सिंपली ये समझना है कि ये पोजीशन है, वो पी पॉइंट फाइनल पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है उसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो कितना आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बट ये केवल तब है जब ये ओरिजिन से चलना शुरू हुआ। ठीक, अगर किसी और पॉइंट से चलना शुरू करता तो फिर कुछ और टाइप का फॉर्मूला मैं बना सकता हूँ, बट मैं आपको पहले दिन नहीं डराना चाहता सारे फॉर्मूले बता करके। तो जस्ट एक पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन समझने के लिए मैंने आपको चीजें बताई कि पोजीशन वेक्टर या वेक्टर ओपी का मीनिंग क्या होता है, तो ये यहाँ पे इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी, आप पढ़ते रहना। ठीक, सो अब चलते हैं कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर के ऊपर, वेक्टर्स की टाइप क्या क्या होती हैं, तो इसी पोजीशन वेक्टर से मैं सब टाइप आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर सपोज करो इस पोजीशन वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ से वाई इसका मैग्नीट्यूड जो 0 हो जाए, तो क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर हो गया। मतलब क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट था ओ पे था और ओ से ही चला और ओ पे रुक गया, मतलब चला ही नहीं एक तरह से, समझे। तो ऐसे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू 0 होती है उन्हें हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। ठीक, और यहाँ पे आप बोलो कि डायरेक्शन क्या है इस वेक्टर की, क्योंकि हम बोलते हैं वेक्टर में तो डायरेक्शन भी होती है, पर कोई चीज़ अगर चली नहीं है, सपोज करो आप एक पॉइंट पे थे, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ पॉइंट, क्योंकि वो ऐसे पॉइंट की अगर टेक्निकल डेफिनेशन में जाएंगे तो हम बोलते हैं पॉइंट इज एन अनडिफाइंड लेंथ, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो जस्ट अपने आपको समझाने के लिए हम बोलते हैं कि थोड़ा इसको पॉइंट को मैं ऐसा जूम करके मैग्नीफाइंग लेंस में देखता हूँ, और यहाँ मैं एक पॉइंट के ऊपर खड़ा हो गया, सपोज ये मेरी 2 आंखें हैं। ठीक है, और मैंने मोशन कहीं नहीं किया, बट मैं एक जगह पे तो घूम सकता हूँ ऐसे ऐसे, कहीं भी आगे पीछे गर्दन तो घुमा सकता हूँ ऐसे। तो उस तरह से अगर सोचा जाए तो हम बोलेंगे कि डायरेक्शन जो है इसकी, कहीं कोई भी डायरेक्शन बता सकते हैं कि इधर 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 इनफाइनाइट, एनी डायरेक्शन। जीरो वेक्टर की डायरेक्शन क्या बता सकते हैं, एनी डायरेक्शन, इस हिसाब से।
सोच रहा है, जैसे मैंने इस लॉजिक से बताया, एनी डायरेक्शन। और अगर कोई डायरेक्शन और समझने के लिए और कोई तरीका बताऊं तो वो क्या पॉसिबल है कि अगर हम ये सोचें कि मोशन जब हुआ ही नहीं तो कोई भी मूवमेंट नहीं हुई तो डायरेक्शन भी कोई है ही नहीं इसकी, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल तो हम डायरेक्शन यहाँ डिफाइन ही नहीं कर पा रहे थे। यहाँ मैं लिखूँ अगर मैं नो डायरेक्शन, जीरो वेक्टर की कोई डायरेक्शन नहीं होती तो वो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो जीरो वेक्टर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये बात भी चाहिए। और अगर हम करना चाहें तो कोई भी डायरेक्शन बता सकते हैं, कोई भी, ठीक है। इसलिए बोला जाता है जीरो वेक्टर की डायरेक्शन आप नो डायरेक्शन भी बोल सकते हो, एनी डायरेक्शन भी बोल सकते हो, और वैल्यू उसका ऑफकोर्स जीरो ही होता है। लाइकवाइज एक यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। किसी एक डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, जैसे हम बोलो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेना, एक्स की डायरेक्शन में यूनिट मतलब यूनिट लेंथ आ गई, मान लो 1 यूनिट लेंथ आगे चले गए किसी डायरेक्शन में, एक्स एक्स की डायरेक्शन में, तो इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। किसी एक डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, उस डायरेक्शन में एक यूनिट आप मूवमेंट कर लो उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। या फिर ऐसा वेक्टर जिसकी जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड की वो 1 हो उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये तो सर लेंथ के हिसाब से डेफिनेशन दो चीज़ों की, जीरो और यूनिट वेक्टर। फिर है कोलिनियर, कोइनिशियल और इक्वल वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर का मीनिंग क्या हो गया देखो, ये पहले कोइनिशियल बताता हूँ। कोइनिशियल वेक्टर, सपोज करो एक वेक्टर ये है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में मैंने लगाया F1, और एक कोई यहाँ पे पॉइंट है, इसको कोई चीज़ खींची जा रही है, कोई गाड़ी है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये कोई स्फीयर है, ठीक है। इसको कोई खींच रहा है F1 डायरेक्शन में और दूसरा कोई इसको खींच रहा है F2 डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम बोलेंगे वेक्टर कौन कौन से हैं, F1, दूसरा वेक्टर है F2, पर दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है सेम इनिशियल पॉइंट है, सेम इनिशियल पॉइंट, या तीसरा भी हो सकता था, इसी पॉइंट को खींच रहा है, इसी ऑब्जेक्ट को खींचा जा रहा है F3 वेक्टर से, तीनों के इनिशियल पॉइंट सेम हो गए तो इसलिए इनको बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। ऑल दोज वेक्टर विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट, बस ये कंडीशन है कि इनिशियल पॉइंट सेम होते हैं तो को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे, फाइन। फिर है को लीनियर वेक्टर्स, को लीनियर आगे वेक्टर्स, फाइन। लीनियर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच आर ऑन द सेम लाइन। सेम लाइन का मतलब क्या है, सपोज करो एक वेक्टर ऐसा है F1, ठीक। मैं सोचो कोई एग्जांपल से बताता हूँ, मान लो एक गाड़ी है यहाँ पे, ठीक, गाड़ी थी ऐसे, ऐसा, ये चल नहीं रही, खराब हो गई, इसको धक्का लगाना है हमने। एक कोई आदमी फोर्स लगाता है इसको इस डायरेक्शन में, सपोज F1 फोर्स है, ठीक है। दूसरा आदमी भी इसको फोर्स लगाता है इसी डायरेक्शन में, F2 फोर्स है। और तीसरी कंडीशन ये है कि ये जो आदमी फोर्स लगा रहा है F2 वाला, उस आदमी को कोई तीसरा आदमी फोर्स लगा रहा है F3, ठीक है। एक क्या है, दो लोग गाड़ी पे फोर्स लगा रहे हैं बट सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि एक तीसरा बंदा है वो F3 फोर्स लगा रहा है पर वो डायरेक्ट गाड़ी पे ना लगा के आदमी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो इस केस में हम बोलेंगे क्योंकि F3 का डायरेक्शन ऐसा है, F2 का डायरेक्शन भी वैसा ही है सेम, तो 3 फोर्स और F2 फोर्स, ठीक है, क्योंकि वेक्टर है तो ऑफ कोर्स ये हेड लगेगा। सो F1 F2 फोर्स F3 फोर्स एक लाइन के ऊपर आ रहे हैं तो इसलिए कोलिनियर क्लियरली दिख रहे हैं, पर केवल यही दो वेक्टर जो है वो कोलिनियर नहीं है, थर्ड वेक्टर भी है F1 वेक्टर, वो भी कोलिनियर है। आप बोलोगे कोलिनियर कैसी है, तो ऊपर हट के है। तो हम जो भी वेक्टर पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में, जो भी वेक्टर हैं एसएसबी के जितने भी सिलेबस आउट हुए हैं उनमें सभी वेक्टर जो आने वाले हैं वो कौन से वेक्टर होंगे, वेक्टर्स विच आर फ्री, या फिर बोल दो फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स को एक आज़ादी होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, इसको भी राइट मिला हुआ कि राइट टू मूव पैरेलली, ये पैरेलली डिस्प्लेस किया जा सकता है कहीं भी, ऊपर नीचे दाएं बाएं, बस पैरेलल रहना चाहिए अपने किसी रेफरेंस वेक्टर के। जैसे F2 वेक्टर के अभी पैरेलल है F1, तो इसको चाहे तो मैं नीचे खिसका दूं ला करके तो भी इसकी शान में और इसके मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर मैं इसको उठा करके इसके ऊपर ही रख दूं, F1 को इसके ऊपर ही ला दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे ला दिया, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर कैसा वेक्टर है, फ्री वेक्टर। सो मैंने ये ऊपर पैरेलल था, मैंने पैरेलल को लाके इसके ऊपर चढ़ा दिया, ये हो गया F1 वेक्टर। अब तीनों एक लाइन के ऊपर आ गए, ऐसे वेक्टर जिनको आप एक लाइन के ऊपर ला पाओ उनको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक और वंडरफुल बात है जो अगर नहीं समझ होगी तो ऑफ कोर्स इस पे MCQ बनेगा इस पॉइंट पे,
और यहाँ पे अगर नई बात समझ आई तो फिर वो गलत हो जाएगा। सपोज करो एक चौथा बंदा है F4, वो खुराफाती दिमाग का है, वो मजे लेना चाहता है बाकी लोगों के। तीन लोग इधर से जोर लगा रहे हैं ताकि गाड़ी जो है आगे चले, पर एक ऐसा कार्टून है वो अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा है ताकि इनकी जो मेहनत है वो वेस्ट हो जाए। पर अगर देखा जाए तो लाइन तो यही है, इसकी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की भी ऐसे ही। सो हालांकि F4 जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, बट क्योंकि अलोंग द सेम लाइन है सो इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, तो क्या अपने को बात समझ आई कि कोलिनियर वेक्टर जो है इस तरह से भी हो सकते हैं एक डायरेक्शन में, वो F1 F2 एक डायरेक्शन में, ये भी केस हो सकता है नंबर 1। नंबर 2 केस ये भी हो सकता है इस तरह से F1 ऊपर F2 नीचे दिख रहे हैं पैरेलल, बट क्योंकि फ्री वेक्टर्स होते हैं तो इसलिए अपन ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा कि संसार में सभी वेक्टर फ्री होते हैं, पर जो पढ़ाई हम पढ़ेंगे 12th तक की या ग्रेजुएशन में भी इनफैक्ट, तो उसमें जो वेक्टर अपने को बताए जाते हैं वो मोस्टली फ्री होते हैं। और जो हमारा सिलेबस दिया गया है उसमें जो टॉपिक दिया गया है वो 12th के हिसाब से दिया गया है। सो उसमें वो इम्प्लाइड है कि जो भी वेक्टर आएंगे वो फ्री वेक्टर होंगे। सो इस ये जो सेकंड वाला केस है वो भी कैसा होगा, कोलिनियर वेक्टर का केस। और एक केस कोलिनियर का ये भी हो सकता है जो मैंने आपको लास्ट बताया कि अपोजिट डायरेक्शन हो, हालांकि सेम लाइन होनी चाहिए बस। सपोज ये F2 है, इस डायरेक्शन में F1 है, इस डायरेक्शन में सीधी लाइन है, ये सीधी आएगी लाइन, वो समझ रहे हो आप, ये स्ट्रेट लाइन है ऐसे। सो ये भी कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर के हिसाब से ये तीनों ही केस कोलिनियर के हैं। अब आपको कोलिनियर वेक्टर भी समझ आ गए होंगे। अब रह गए इक्वल वेक्टर। सो इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, एक एक्स्ट्रा शीट दी होगी अपने को। सो इक्वल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। तो इक्वल वेक्टर होने के लिए बड़ी क्लियर कट डिमार्केशन है इक्वल वेक्टर्स में, दोनों ही बातें सेम, वेक्टर की जो दोनों गुण होते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए, तब जाके दो वेक्टर का अपन बोल सकते हैं वेक्टर। कहने का भाव क्या है कि अगर मान लो एक वेक्टर है F1, वैल्यू है 10 न्यूटन इन ईस्ट, ठीक है, दूसरा F2 है 10 न्यूटन है इन ईस्ट, तो बोलेंगे इक्वल है। ठीक है, अगर मान लो ये डायरेक्शन भी बदल गया तो भी इक्वल नहीं रहेंगे। तो इक्वल होने के लिए डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, वैल्यू भी सेम होनी चाहिए दो वेक्टर्स की, तब जाके उन दो वेक्टर को इक्वल बोला जाएगा। ठीक है, आपको बात समझ आई होगी। अब इक्वल वेक्टर के ऊपर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको एमसीक्यू बना करके दिया जा सकता है अगर बहुत आसान पेपर आ गया। सपोज करो ऐसा बोला जाए कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस 3k कैप इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 7j कैप प्लस 3k। ठीक है, तो बोलेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू क्या है बताओ। तो क्या वैल्यू देखो, बोल रहे ये आई जे के का मतलब क्या होता है, ये कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर है जे के। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा यूनिट वेक्टर क्या होता है। अभी बताया भी एक्चुअली मैंने, यूनिट वेक्टर होता है किसी डायरेक्शन के अलावा एक यूनिट लेंथ का, मतलब यूनिट लेंथ का जो वैल्यू आ रहा है जिस वेक्टर का, उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो आई कैप जे कैप और के कैप ये शो करते हैं तीन चीजें क्या, डायरेक्शन की, ये एक्स डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के अलोंग, ये वाई एक्सिस के अलोंग जे, और के कैप का मतलब के जेड एक्सिस के अलोंग वेक्टर ले रहे हो आप। ठीक है, और हमें ये क्वेश्चन में बोल दिया कि इफ दिस इक्वल्स टू दिस, मतलब दो वेक्टर बराबर है तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। हमने बोला दो वेक्टर बराबर कब होते हैं, जब उनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम हो जाए। मैग्नीट्यूड जो एक्स अननोन है उसका मैग्नीट्यूड कहाँ आएगा, जो आई कैप वाला वेक्टर होगा, मतलब जो एक्स के अलोंग वेक्टर है, यहाँ का एक्स के अलोंग जो वेक्टर है वो, और यहाँ का सेम होना चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू 2 के बराबर आनी चाहिए। तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया 2, और वाई का कहाँ होता है वैल्यू जे के साथ, तो 7, यहाँ वाई अननोन है तो वाई की जगह आ गया 7। ठीक है, तो ये आंसर हो गया एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 7। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीजें यूज हो सकती हैं एग्जाम में। अब कुछ थोड़ी चीजें और देखिए, नेगेटिव वेक्टर एक्चुअली मैंने आपको बता ही दिया। नेगेटिव वेक्टर क्या बताया मैंने, जैसे मान लो एक वेक्टर इस तरफ है 10 न्यूटन, ठीक, और आपको इसका नेगेटिव करना, तो आपको बस इसकी दिशा बदल देनी है, एरो बदल देना है उल्टी दिशा में। ठीक है, अब ये इधर ना रह करके इधर चला है, तो लिखा जाएगा -10 न्यूटन। फाइन, ये इस पहले वाले वेक्टर का नेगेटिव हो गया। मतलब एक वेक्टर एक्सपोज करो ए बी, इसका मतलब होगा कि ए इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल, और बी क्या है, फाइनल। ठीक है, बी फाइनल पॉइंट है। अगर आप इसको उल्टा करना चाहते हो तो आपको बी को बनाना पड़ेगा इनिशियल पॉइंट और ए को बनाना पड़ेगा फाइनल। मतलब पहले ए से चल रहे थे बी की तरफ,
ए से चल रहे थे बी की तरफ। अब क्या करना है आपको, इसको नेगेटिव करना है, तो मतलब बी से चलो, ये बी है, बी से चलो ए की तरफ, ठीक है। तो ऐसा बनेगा वेक्टर बी टू ए। लिखने में कैसा आएगा, या तो ऐसे लिखो बी टू ए, या फिर ऐसा लिखो ए टू बी। इसको ए टू बी भी लिखते हैं, अगर बस माइनस बाहर लगा देते तो भी ये नेगेटिव हो गया इसका। नेगेटिव करने के दो तरीके, या तो आप पूरी बात बता दो कि बी से ए की तरफ चल रहे हो, या फिर आप बोल दो कि ए से बी चल रहे हैं बस बाहर माइनस लगा दिया, तो भी वो नेगेटिव बन गया ए बी वेक्टर का। ठीक है, वेक्टर है तो इसलिए ऊपर एरो एरो हेड तो लगेंगे, क्योंकि कंप्यूटर में थोड़ा इनको टाइप करना टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए मैंने लगाया नहीं है। बट ये अंडरस्टूड कि अगर हम बोल रहे हैं वेक्टर ए बी, तो ये एरो हेड रहेंगे इनके सर पे। फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया, वो इंग्लिश में लिखी हुई ये बात यहाँ पे। एग्जाम्पल मैंने आपको जो दी है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन सा बना करके दे रखा है मैंने, क्लासीफाई करो कि कौन कौन से जो क्वांटिटीज है वो वेक्टर क्वांटिटीज और कौन सी स्केलर क्वांटिटीज है। स्केलर और वेक्टर पहचानने हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, फोर्स वेक्टर। वेट किसी चीज का वेक्टर, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, और मास स्केलर है तो स्केलर इंटू वेक्टर वेक्टर होगा। वेट क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सेलरेशन जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, मास अगेन स्केलर क्वांटिटी, स्केलर इंटू वेक्टर वेक्टर हो गया। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, मास स्केलर है तो स्केलर इंटू वेक्टर वेक्टर हो गया। एक्सेलरेशन क्या है, डीवी अपॉन dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर, और टाइम क्या है स्केलर, वेक्टर अपॉन स्केलर वेक्टर हो गया। वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डी डी अपॉन, ठीक है। ये दूसरा वाला डी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, टाइम क्या है स्केलर, वेक्टर अपॉन स्केलर क्या होता है, स्केलर वेक्टर अपॉन स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। फिर डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मैंने आपको थोरली समझा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दिया आपको, वेक्टर क्वांटिटी होती है। फिर ये नीचे एग्जांपल है, जितनी भी एक्चुअल मैंने अलग अलग ही रख दिया है ताकि कंफ्यूजन हो आपको। बट आपको एग्जाम में ये चार ऑप्शन देकर के पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है, तो वहां पे फिर आपको ये अलग अलग नहीं देगा कोई। तो लेंथ है किसी चीज की, मान लो 5 मीटर, 10 मीटर, तो वो बस वैल्यू वैल्यू उसका डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, लेंथ आप कैसे मेजर कर सकते हो, इधर से इधर, इधर से इधर, कैसे भी, तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं डिफाइन करते लेंथ की अपने कैलकुलेशन में हम। सो इसलिए ये लेंथ कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। मास कैसा है, स्केलर क्वांटिटी, कितना मटेरियल है किस चीज के अंदर वो मास होता है, उस मटेरियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए इसको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। टाइम भी स्केलर है, मतलब टाइम 10 बज रहा है तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए वैल्यू वैल्यू है। तो टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब ds अपॉन dt स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस। तो एस क्या, डिस्टेंस विच इज a स्केलर क्वांटिटी, नीचे भी स्केलर, स्केलर अपॉन स्केलर अगेन स्केलर। एरिया, एरिया एक मिनट रुक जाओ, एरिया को छोड़ दो फिलहाल। एरिया एक्चुअल में वेक्टर होता है, ये गलती से टेप दिया मैंने नीचे, एरिया को ऊपर खिसकाओ। एरिया जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, एरिया की डायरेक्शन भी होती है एक्चुअल में। और फिर वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी है। और टेम्परेचर जो होता है स्केलर क्वांटिटी है। वर्क स्केलर क्वांटिटी, मनी स्केलर क्वांटिटी, वोल्टेज, डेंसिटी, रेजिस्टेंस, ये सब स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब बची बात एरिया की। एरिया वेक्टर है, ये स्केलर है। एरिया जो होता है किसी चीज का वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखो एक्चुअल में एरिया किसी किसी जगह मैं आपको बताता हूँ, मतलब ये बोलना भी सही नहीं होगा कि एरिया वेक्टर है, क्योंकि एक्सेप्शंस रहती हैं, ये डिपेंड करता है मैं पूछा किस तरह से क्वेश्चन। एरिया को हम स्केलर भी लेते हैं और कई जगह हम इसको वेक्टर भी लेते हैं, ठीक है। जैसे कुछ थ्योरम्स हैं, जैसे गॉस थ्योरम होती है, ग्रीन थ्योरम होती है, ठीक है, या फिर सर्किटल लॉ होते हैं इलेक्ट्रिकल्स के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो उन जगह पे अपन एरिया को वेक्टर लेते हैं, और एरिया की जो डायरेक्शन है वो डिफाइन करते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। जैसे मान लो ये एरिया है ऐसा, तो इसको आप अपना थंब मतलब राइट हैंड लो, उसको कर्ल करो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन आएगी थंब की वो एरिया की डायरेक्शन होगी, मतलब अपवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, वो डायरेक्शन लेते हैं हम एरिया की। तो ये बड़ी ट्रिकी सी बात होगी इसको वेक्टर या स्केलर को डिफाइन करना, बट मैं अभी जो आपको बात बता रहा हूँ वो बताऊंगा एनसीईआरटी के आधार पे। जबकि जो वेक्टर वाली बात है वो भी एनसीईआरटी के ही आधार पे है, बट वो फिजिक्स वाली बुक को ध्यान में रख के, ठीक है। फिजिक्स की बुक में आप जाओगे
12th 11th की बुक में, तो वहाँ एरिया को वेक्टर के तौर पे यूज करते हैं हम। इनफैक्ट जो जनरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल में भी अपन एरिया को वेक्टर ही ट्रीट करते हैं। और यहाँ जो हम एनसीईआरटी की जो मैथ्स की किताब है, उसमें जो 12th वाली बुक में एरिया को रखा हुआ है स्केलर क्वांटिटी में, इसलिए मैंने भी इसको इस लिस्ट में डाल दिया स्केलर में। और एग्जाम में अगर आए तो अपने को क्या करना चाहिए, वो तो बोलूंगा कि आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हिसाब से, बट अगर डायरेक्टली लिखा गया कि भाई एरिया स्केलर है या वेक्टर है, सो एरिया मैंने आपको बता दिया, दोनों इस कंडीशन है कि एरिया दोनों तरह से बिहेव करता है। जब हम अप्लाइड चीजें पढ़ते हैं, एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, तो एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं ज्यादातर टाइम पे। और जो एनसीईआरटी की बुक है मैथ्स वाली 12th क्लास की, उसमें एरिया को रखा हुआ है स्केलर की लिस्ट में। ओके, तो आप फैसला कर लो आपने इसको किधर किस खाते में डालना। बाकी किस्मत आपकी कि जेकेएसएसबी क्या आंसर देती है। फिर वॉल्यूम है वो स्केलर क्वांटिटी है, और टेम्परेचर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। बाकी सब स्केलर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, सो लेंथी लेक्चर ना हो जाए, इसलिए मैं चीजें समेटने की कोशिश करता हूँ। को इनिशियल, इक्वल और कोलिनियर, इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं थोड़ा एक डायग्राम बनाता हूँ, आप जल्दी से बताओ आंसर करके कौन कौन से वेक्टर किस किस कंडीशन में खड़े उतरते हैं। तो यहाँ पे ये एरो ऐसे लग रही है, सपोज ये एरो ऐसे लग रही है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में लग रही है। ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर, डी वेक्टर, और ये जो फिगर है ये पैरेललोग्राम है। ये आपको मैंने क्वेश्चन में बोल दिया कि एक पैरेललोग्राम है, ये जो क्लोज्ड फिगर कोऑर्डिनेटर है ये पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी साइड्स जो है वो एक एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो कोई इनिशियल वेक्टर मैंने आपको बताया, इनिशियल पॉइंट जिनके सेम हो उन वेक्टर्स को बोलते हैं कोई इनिशियल वेक्टर। आप एक बार पहली बार देखने से आपको पता चल जाएगा, ए और डी एक ही जगह से निकल रहे हैं, इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम है, ये वाला। सपोज इसको नाम देता हूँ ए इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो डी और ए वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है, और कोई भी नहीं है ऐसा वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। सो ए और डी के हो गए को इनिशियल वेक्टर हो गए, ए वेक्टर और डी वेक्टर। पहले का आंसर ए वेक्टर डी वेक्टर, फाइन। इक्वल वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, पता है आपको, मतलब जितनी ए की लेंथ होगी उतनी सी की भी होगी। तो ए और सी बराबर है लेंथ में केवल, बट इसकी एरो नीचे, इसकी ऊपर डायरेक्शन उल्टी है, तो ये बराबर नहीं हुए। वेक्टर तो बराबर नहीं है ना, केवल वैल्यू वैल्यू बराबर है, डायरेक्शनल एक जैसा नहीं है। ए और सी जो है वो नॉट इक्वल है, ए वेक्टर नॉट इक्वल टू सी वेक्टर, समझ आया। हमें ये देखना इक्वल कौन है, ये तो नहीं है इक्वल, बचे कौन, बी और डी। तो बी की डायरेक्शन देखो इधर की तरफ है, इस डायरेक्शन में, और ए ए तो छोड़ो, ये डी डी की भी डायरेक्शन इधर ही है, और अपोजिट साइड जो होती है इक्वल होती है पैरेललोग्राम की, तो ये इसके बराबर होगी। तो वेक्टर बी जो होगा, वेक्टर बी विल बी इक्वल्स टू वेक्टर डी, फाइन, क्वाइट इजी। देन कोलिनियर वेक्टर, अच्छा यहाँ नहीं, कोलिनियर से कुछ और ही बोला, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, ये एक लाइन में तो है बट वो इक्वल नहीं है। तो मैंने आपको बताया कोलिनियर के तीन केस कैसे कैसे सकते हैं, ये इस तरह से। तो ये अगर आप नोटिस करो, ये डी वेक्टर जो है और बी वेक्टर जो है, ठीक है, इसको आप क्योंकि फ्री वेक्टर होते हैं तो डी को किसका के ऊपर ला सकते हो, बन गया कोलिनियर, ठीक है। ये कोलिनियर तो है बट ये इक्वल भी है, क्योंकि इनकी लेंथ भी इक्वल है, डायरेक्शन भी इक्वल है। हमें क्या चाहिए, ये बी और डी क्या है, कोलिनियर एंड इक्वल, पर हमें चाहिए नॉट इक्वल, तो ये नहीं चलेगा अपने लिए। हमें ऐसा चाहिए कि कोलिनियर हो, जैसे ये डी है, सॉरी डी नहीं, क्या है इसका नाम, ए और सी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर देखो ऐसा है, सी वेक्टर ऐसा है, दोनों पैरेलल है। क्योंकि फ्री वेक्टर को खिसका सकते हो तो इसको इसके ऊपर पटक दो ला करके, हेलो क्या बनेगा देखो, ये सी वेक्टर को आपने इसके ऊपर डाल दिया लाके, तो सी वेक्टर कैसा हो गया, आप देखो इसके ऊपर ही आ गया ना सी वेक्टर। तो सी का एरो कैसा, ऐसा, एक वेक्टर था ऐसा, एक था ऐसा, क्योंकि पैरेलल से ये इसके ऊपर आ सकता है। इसका नाम था ए वेक्टर, इसका नाम था सी वेक्टर, लेंथ दोनों की बराबर थी, ठीक है, और डायरेक्शन दोनों का उल्टा था। तो मैंने आपको बताया था तीन केस जो थे कोलिनियर के, ये देखो अभी वापस दिखाता, ये कोलिनियर के तीन केस थे, आपको बताया था अगर अपोजिट डायरेक्शन हो बट एक लाइन में हो अगर, तो कोलिनियर कहलाते हैं। सो यही बात है यहाँ पे भी देखो, कि दो वेक्टर हैं इक्वल है लेंथ में, अपोजिट है डायरेक्शन में, इसको इसके ऊपर ला सकते हो, एक लाइन के ऊपर आ सकते हैं, तो कोलिनियर हो गए। इक्वल नहीं है, इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि भले वैल्यू इक्वल है बट डायरेक्शन इक्वल नहीं है, तो क्या बोलने में आएगा, नॉट इक्वल। सो आंसर क्या होगा इसका, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर होगा। आपको समझ आ गई होगी इसकी। नेक्स्ट चार क्वेश्चन और जल्दी जल्दी से करते हैं। ए वेक्टर है एक और माइनस ए वेक्टर है,
वो कोलिनियर होंगे या नहीं। देखो ए वेक्टर का मतलब क्या होगा, इधर है सपोज, माइनस ए का मतलब क्या होगा, इस तरफ इसका दिया अपने माइनस ए। अभी आपको यही बात समझाई मैंने कि अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर है, ए का मुंह इधर, ए का मुंह इधर। ये ए का मतलब कि उनकी वैल्यू सेम है, ठीक है, वैल्यू सेम बट डायरेक्शन अपोजिट। क्या बोलने में कोलिनियर है, बोलते हैं कोलिनियर होंगे, ऑफ कोर्स होंगे। तो इसका आंसर हो गया ट्रू। फिर टू कोलिनियर वेक्टर ऑलवेज इक्वली मैग्नीट्यूड, दो कोलिनियर वेक्टर हैं मतलब हमेशा वो मैग्नीट्यूड में इक्वली होंगे, जरूरी नहीं है। देखो एक वेक्टर ऐसा मान लो ये 10 न्यूटन है, एक वेक्टर ऐसा वो मान लो 30 न्यूटन है, एक ही डायरेक्शन है दोनों की, इसको इसके ऊपर ला सकते हो, इसका सकते हो, तो क्या बन जाएंगे, कोलिनियर। ठीक, कोलिनियर तो है, क्या वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, नहीं। तो ये बोल रहा है जो कोलिनियर वेक्टर होते हैं उनके मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होते हैं, तो गलत, फॉल्स, ऐसा नहीं होता। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। फिर नेक्स्ट है दो वेक्टर, पढ़ो इंग्लिश। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम है वो कोलिनियर ही होंगे, जरूरी नहीं है साहब। देखो एक वेक्टर है 10 न्यूटन का ऊपर और एक वेक्टर है ऐसा नीचे, ये भी 10 न्यूटन का, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है, सो ये मान लो F1 है और ये F2 है। मैग्नीट्यूड F1 F2 के सेम है, क्या दोनों वेक्टर सेम है, F1 इक्वल टू F2 कहलाएगा, नहीं, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, सो नॉट इक्वल, ठीक है, नॉट इक्वल। और या फिर इसको बोल दो नॉट कोलिनियर, ठीक है, ये बोल रहा है हमेशा कोलिनियर होंगे, तो जरूरी नहीं कोलिनियर ही होंगे, ये कोलिनियर नहीं भी हो सकते, एक लाइन के अलावा भी वो डायरेक्शन ले सकते हैं, तो ये भी फॉल्स हो गया। फिर है टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, दो कोलिनियर वेक्टर होंगे मैग्नीट्यूड सेम होगा तो इक्वल ही होंगे। अभी ये तो वही बात होगी दोबारा से, कोलिनियर होंगे, मान लो ये एक वेक्टर है और इसकी वैल्यू 10 न्यूटन मान लो, इसी डायरेक्शन में आपने कोलिनियर बोला ना और बोला सेम मैग्नीट्यूड हो तो वो इक्वल होते हैं, नहीं, इसी डायरेक्शन में अपोजिट, मतलब इसी लाइन पे आप अपोजिट डायरेक्शन में एक और वेक्टर बना दो 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन, मान लो F2 है, ये F1 है, ठीक है, कोलिनियर है, बिल्कुल है, इक्वल है मैग्नीट्यूड में, सेम मैग्नीट्यूड बोला तो मैग्नीट्यूड तो सेम ले लिया मैंने, यहाँ भी 10 था, यहाँ भी 10 से 10 न्यूटन, यहाँ भी 10 न्यूटन, ठीक। क्या इक्वल है, नहीं, क्योंकि इक्वल होने के लिए तो उनको डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, ये भी फॉल्स। सो आज का लेक्चर मैं यहीं वाइंड अप करता हूँ, होप आपको आज की बातें सब समझ आई होंगी। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।